तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा 11th का रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। 11th में हमने कुछ चीजें पोटेंशियल एनर्जी को लेके सीखी थी, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएंगे। ठीक, क्या होता है तो देखो, सबसे पहली बात तो जब आपने 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था। मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर इसकी जो डेफिनेशन होती है वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को। यू किसके लिए रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे भी हम यू यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे डिफाइन की जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कैसे डिफाइन किया जाता है डेल्टा यू को, वो हम देखते हैं। तो 11th क्लास में जो डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, वो थी डेल्टा यू मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर माइनस को इधर ले आओ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में किसके लिए डिफाइन की गई है, या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके लिए डिफाइन किया जाता है? एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन किया जाता है। अगर हम एक रेफरेंस लेवल मान लें तो उसी डिफरेंस को हम क्या बोलने लगते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। तो बेसिकली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही डिफाइन किया गया है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के लिए, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन की जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल किसके लिए डिफाइन होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिफाइंड डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वही डिफाइन करने का मतलब है जहां पे आपके फोर्सेस कैसे हो बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। अब बच्चों ये कंजर्वेटिव फोर्सेस, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसको कैसे पहचानते हैं कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? तो आपको उसके लिए दो कंडीशन आनी चाहिए। मतलब दो कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो वो फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे पहली कंडीशन जो है कि कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा याद रखेंगे कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। आप किसी भी पाथ से वर्क कराएं, आपका जो वर्क डन है वो सेम आता है। जैसे ये चीज आप लोगों ने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए प्रूव भी की होगी कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आपने दो पॉइंट्स के बीच का वर्क डन निकाला होगा, तो वो आपका कैसा होता है? सेम होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बनने के लिए? कि जब आप क्लोज्ड लूप में चलते हैं, क्लोज्ड लूप में आप घूमते हैं और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मैच कर जाती है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो। तो हम लिख सकते हैं इन क्लोज्ड लूप दैट इज इनिशियल एंड फाइनल points coincides, then work done by force
वर्क डन बाई फोर्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। तो ऐसे फोर्सेस जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और उन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम किसको डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक बार देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पढ़ना है ये तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा ही, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, नहीं तो नहीं होता। लेकिन हम एक बार देख लेते हैं, ये प्रूफ करके देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, मतलब ये दो प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है कि नहीं, है ना। तो बड़े ही सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे पहला एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स प्रूफ करने के लिए, कि मान लीजिए आपके पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब याद करो, जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था। तो यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होती हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको इसमें आपको चलना है भाई, यहां से आपको ए पोजीशन से चलते चलते आपको बी तक पहुंचना है। अब बच्चों हमें ये प्रूफ करना है, ये दो कंडीशन प्रूफ करना है। तो पहली कंडीशन तो ये प्रूफ करेंगे हम कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहां से हम क्यू चार्ज को ले जाते हैं और एक पाथ ये है कि हम इसको डायरेक्ट ले जाएं फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी की जो लेंथ है बच्चों वो लेट सपोज आपका एक्स है ना, एक्स हम मान लेते हैं। तो ए से बी हम चार्ज को ले जाएं, क्यू चार्ज को। और सेकंड पाथ जो है हमारा, पहले हम ए से सी ले जाएं, फिर सी से डी ले जाएं और फिर डी से बी ले जाएं, ये सेकंड पाथ है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पाथ से चलने पर, फर्स्ट और सेकंड पाथ से चलने पर आपकी जो वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो वर्क डन कांस्टेंट आता है कि नहीं आता, मतलब वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ आता है कि नहीं आता है, मतलब दोनों से वर्क डन कैसा आना चाहिए, सेम, अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है ना। तो यहां से देखो, सबसे पहले हम पाथ वन से निकालते हैं, फॉर पाथ वन, फॉर पाथ वन, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है और ऐसी डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा बच्चों वो भी कांस्टेंट होगा। फॉर पाथ वन के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, Q इंटू ई, और क्योंकि Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो जो फोर्स है बच्चों वो भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन थ्रू पाथ वन, W1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Fs cos थीटा। क्यों मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि आपने 11th में सीखा होगा कि ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया जा सकता है अगर आपका जो क्या है बच्चों, अगर आपका फोर्स है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो, पाथ वन में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट है, मतलब फोर्स भी ऐसी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब जो थीटा है वो जीरो है, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, वन। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बच्चों, Q इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, तो Q E इंटू एक्स। तो ये आपका वर्क डन आया पाथ वन से। अब यही चीज हम वर्क डन निकालते हैं फॉर पाथ टू, फॉर पाथ सेकंड। तो देखिए, अब ये जो आपका वर्क डन है ये तीन रास्तों से गया है, यानी कि जो सेकंड पाथ से वर्क डन है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सेकंड पाथ का जो वर्क डन है आपको वर्क डन थ्रू ए टू सी निकालना पड़ेगा, प्लस वर्क डन थ्रू सी टू डी निकालना पड़ेगा, प्लस वर्क डन थ्रू डी टू बी निकालना पड़ेगा, है ना। जब इन तीनों का वर्क डन जोड़ोगे तो टोटल वर्क डन बाई पाथ टू आएगा। अब देखो बच्चों, एसी का वर्क डन, तो एसी का वर्क डन हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए ये नीचे का जो डिस्प्लेसमेंट है ये y है ना, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है CD का वो x के बराबर है। तो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज y, A से C में, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना है, देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट नीचे है, वर्टिकल नीचे,
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है क्यू चार्ज पर, वो हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस वर्क डन बाई सी डी, वर्क डन बाई सी डी, तो वर्क डन बाई सी डी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वर्क डन बाई सी डी हो जाएगा आपका F इंटू एक्स इंटू कॉस 0, और वर्क डन बाई डीबी, डीबी पाथ में कितना वर्क डन हो जाएगा, तो F इंटू वाई इंटू कॉस 90, यहाँ पे भी तो यही होगा, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ वर्टिकल हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो cos 90 वाला तो जीरो हो जाता है बच्चों, तो ये भी आपका जीरो हो गया। यहाँ पर F इंटू एक्स बचा और F की वैल्यू है QE, तो QE इंटू एक्स, फिर ये प्लस आपका ये cos 90 वाला टर्म भी जीरो हो गया, तो वर्क डन इन बाई सेकंड पाथ वो कितना आया बच्चों QEX। तो ध्यान से देखो यहाँ पर W1 इक्वल्स टू W2, मतलब आप दो अलग अलग पाथ से गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और वो उन दोनों का वर्क डन, दोनों पाथ का वर्क डन सेम आ रहा है दो पॉइंट्स के बीच का, यानी कि ये तो प्रूफ हो गया कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब हमें अगर सेकंड पॉइंट प्रूफ करना है कि वर्क डन इन क्लोज्ड लूप मस्ट बी जीरो, तो हम कैसे करेंगे कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसी सिचुएशन को लेते और आप ए से जाते, फिर आप सी पे जाते और सी से फिर वापस आप डी पे जाते बच्चों, और डी से बी पे जाते। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर दें, तो वापस डी से कहां आना होता आपको, ए पे आना होता है ना, तो हम क्लोज लूप में घूम जाते हैं। तो इसमें वर्क डन इन क्लोज लूप कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे, ये जो आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है ये y मान लो, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x मान लो, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है और q चार्ज को मूव करा रहा है। तो ध्यान से देखो वर्क डन इन क्लोज्ड लूप, वर्क डन इन क्लोज्ड लूप को आप चार पार्ट में तोड़ सकते हो, वर्क डन इन AC प्लस वर्क डन इन CD प्लस वर्क डन इन DB, ये वाला पॉइंट B था है ना, वर्क डन इन DB, और फिर B से A आना है क्लोज्ड लूप कंप्लीट करने के लिए, तो वर्क डन इन थ्रू BA, B से A की तरफ। अब ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पर AC और DB इनमें तो एंगल परपेंडिकुलर है जैसे यहाँ पे था, तो इसको तो करने की जरूरत है ही नहीं, ये जीरो हो जाएगा और DB जीरो हो जाएगा। अब आती है बात CD की और BA की, तो उसको लिखते हैं। तो देखो CD में आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x, और देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और फोर्स भी राइट की तरफ लग रहा है, तो cos जीरो हो जाएगा। जबकि प्लस BA में देखो, BA में आप पीछे आ रहे हो, पीछे डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ है, और जबकि फोर्स आगे की तरफ लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Fx इंटू कॉस 180, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पीछे है BA वाले पाथ में और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आगे की तरफ है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है 180। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा QE इंटू एक्स, और ये cos 180 के कारण यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये भी QE इंटू एक्स आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्क डन इन क्लोज लूप कितना आ गया बच्चों, क्लोज लूप वो आ गया है जीरो। तो ये प्रूफ हो गया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दोनों ही कंडीशन फॉलो करता है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड वर्क डन इन क्लोज लूप इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों वो कैसा फोर्स है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो ये हमने प्रूफ भी कर लिया। इसलिए यहां पर किसको डिफाइन किया गया है और आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रूफ किया कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसको कैसे लिखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारी डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की, ठीक। अब बेसिकली बात ये आती है कि ठीक है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, तो इसके जरूरत को भी आप महसूस करो क्योंकि बहुत जरूरी है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे 11th का रिवीजन करेंगे, 11th रिवीजन, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि चल क्या रहा है
और इसको डिफाइन क्यों किया गया, क्या कारण है। तो देखो बच्चों, आपने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पे रहती है बच्चों, नेचुरल लेंथ पर, तो ये आपका कोई भी फोर्स नहीं लगाती है ना, ये आप सब जानते हो। अब मान लो कि इस स्प्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से ये हमने इसको क्या किया था बच्चों, इलोंगेट कर लिया है ना, नेचुरल लेंथ से इसको इलोंगेट कर लिया। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स, तो ये ब्लॉक यहां पे था, ठीक। और फिर हमने इसको 2 मीटर से ले जाके, ये ऑलरेडी इलोंगेटेड था 2 मीटर पे, हमने इसको और इलोंगेटेड किया और इसको 2 मीटर से कहां ले गए, कहां ले गए, 4 मीटर तक, x इज इक्वल टू 4 मीटर तक। तो हम एक स्प्रिंग को कहां से कहां ले जाते हैं, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, लेट सपोज, है ना। तो हमने x इज इक्वल टू 2 मीटर से लेकर इस ब्लॉक को कहां तक ले गए, नेचुरल लेंथ से x इक्वल टू 4 मीटर तक। अब आप ध्यान से देखो, जब 2 मीटर से 4 मीटर के लिए आप स्प्रिंग को खींचोगे, इस ब्लॉक को खींचोगे, तो स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगा भाई, वो नेचुरल लेंथ पे फोर्स नहीं लगाता है, लेकिन जब इलोंगेटेड है तो फोर्स लगाएगा। और जब वो फोर्स लगाएगा तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा, तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इस सवाल में कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों, वो माइनस के एक्स होता है, अगर वेक्टर देखें, क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसका इलोंगेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, हमेशा टूवर्ड्स द स्प्रिंग लगता है। और ये फोर्स कैसा फोर्स है बच्चों, ये दिख रहा है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा, तो मतलब ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल। अब अगर आपको वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स है, तो अगर वेरिएबल फोर्स के लिए आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल एफ फोर्स बाय स्प्रिंग इंटू dx, एफ डॉट dx, ये करना पड़ेगा आपको क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं ना, वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए किसी भी x पे जाकर, किसी भी x पे जाकर एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इतना छोटा dx कि इसमें आपको फोर्स कैसा मान सको, कांस्टेंट। किसी भी x पे जाके आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया dx, जिसके लिए आपने फोर्स को क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, ये dx जो है ये राइट की तरफ है, और क्योंकि ये इलोंगेटेड है तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रहा है, kx। मतलब स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट dx में 180 डिग्री है। मतलब अगर यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ये माइनस साइन यहाँ नहीं लाना है, ये हम कॉस से आ जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जहां पे इस स्प्रिंग फोर्स को कांस्टेंट माना गया है, इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, इनटू कॉस थीटा। तो दोनों के बीच का, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है और फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, तो कॉस 180 हो जाएगा बच्चों। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 बाहर हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, kx इंटू dx। और आप ध्यान से देखो तो इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू कहां से कहां वर्क डन कराना है, x इक्वल्स टू 2 से लेकर x इक्वल्स टू 4 तक, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 to 4। अब देखो बच्चों, ये k बाहर आ जाएगा, तो -k बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x dx और इंटीग्रेशन 2 to 4। आप फर्दर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 को हमने बाहर ले लिया और ये 2 से 4 आ गया, इस तरीके से, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, -k बाई 2, और इसको जब आप अप्लाई करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -6k। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया है कितना, -6k। तो देखो हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस से किया, लेकिन अगर आपको याद हो तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
तो वहां पे आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे बच्चों। क्या डिफाइन करते थे? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करते थे? अगर आपको याद है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी उसको आप डिफाइन करते थे हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये पोटेंशियल एनर्जी तब वैलिड होती थी जब आप नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते थे बच्चों? जीरो। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है, रेफरेंस। और स्प्रिंग के केस में आपने रेफरेंस पॉइंट नेचुरल लेंथ को माना था। तो नेचुरल लेंथ पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को कितना एज्यूम कर लिया था रेफरेंस के लिए? जीरो। तब किसी एक्स की दूरी पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती थी वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती थी, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपने पहले वर्क एनर्जी पावर में 11th क्लास में करा हुआ है। अब देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देता हूं ना, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पे देखो बच्चों, इनिशियल क्या है? A पॉइंट जब आप 2 पे थे, और फाइनल क्या है? B पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी? 2 मीटर, और फाइनल पोजीशन क्या थी? आपका 4 मीटर। तो यहां अप्लाई कर दो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितनी आसानी से आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर इनिशियल पोजीशन 2 का स्क्वायर, तो ये 4, तो ये 2 और ये 4 कैंसल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और माइनस फाइनल हाफ के एक्स, फाइनल वाला एक्स की वैल्यू क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 16, तो यहां से 2 से कैंसल, तो ये 8, तो ये 8 के माइनस 2 के, तो माइनस में आ जाएगा आपका 6 के। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया, आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको किससे बचा लेता है? बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से। देखो पहले आपने वेरिएबल फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स था, वेरिएबल फोर्स था, उसको सॉल्व करके आपने क्या किया, वर्क डन निकाला। लेकिन एक लाइन में वर्क डन आ गया अगर आपको किसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली करता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आपके सवालों को आसान करता है। जो सवाल बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं उनको वो एक एक लाइन में सॉल्व करा देता है। तो ये फायदेमंद है हमारे लिए। तो ऐसा मत समझना कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। ये बहुत आपका जो कैलकुलेशन है ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देगा और बहुत आसानी से आप आंसर्स लिख पाओगे। ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, लेकिन अभी जब आप आगे सीखोगे तो आपको ये अंतर समझ में आएगा। हाँ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, लेकिन जिस बच्चे ने इसको समझ लिया वो बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत छोटे छोटे टर्म में कर देगा, है ना बच्चों। मतलब बहुत स्मॉल स्टेप्स में कर देगा, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेनिफिट क्या है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट का। इसलिए हमने यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो देखो बच्चों, अब हमने समझ लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए क्यों यूजफुल है ना, क्योंकि ये हमें इंटीग्रेशन से बचा लेता है और कैलकुलेशन कम करता है और एक दो लाइन में ही आंसर देने की ताकत रखता है ना। तो ये एक इसका यूजफुलनेस है जो हमने देखा। उसके बाद इसमें आप ध्यान से देखो तो किसी भी जगह पर आप एक्चुअली में आपने डिफाइन किसको किया है, पोटेंशियल एनर्जी को ही डिफाइन किया है। लेकिन अगर आप एक रेफरेंस लेवल मान ले, रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो उस पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान ले, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही करते हैं, चाहे आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, आपने हमेशा क्या किया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, तो आपने दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता दी। तो एक्चुअली में वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही है, बट अगर आप रेफरेंस मान लेते हो तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी दे देता है। और आपको थोड़ी से हम बात में चर्चा करें तो देखो यहां पर बच्चों इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है ना, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से समझने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट्स। और ये आपकी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में मान लीजिए एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। अब मान लीजिए ये जो हाइट है बच्चों ये h है और फर्स्ट फ्लोर की हाइट भी बच्चों कितनी है, h है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर तीन आदमी खड़े हुए, एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है जिसका नाम A है,
एक आपका फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है जिसका नाम बी है, और एक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर छत पे खड़ा हुआ है जिसका नाम सी है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, तो जब आप देखेंगे ए के नजरिए से, जब आप ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ए के रेस्पेक्ट में ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जब ए तो खुद ग्राउंड पे खड़ा है तो वो अपने ग्राउंड के पॉइंट को क्या मानेगा बच्चों? रेफरेंस लेवल। तो वो अपनी पोटेंशियल, खुद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलेगा? 0। और जब वो बी को देखेगा, इन तीनों का मास भी सेम है, एम, और जब वो बी को देखेगा तो वो बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेगा बच्चों? mgh। अब उसने बी की पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों बोला? क्योंकि उसने अपने सरफेस को रेफरेंस माना है, रेफरेंस। तो 0 से जब h हाइट के ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? mgh। लेकिन क्योंकि आपने नीचे 0 मान लिया है तो ऊपर आप क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी mgh। वैसे ही जब a c को देखेगा तो a के लिए c की एनर्जी कितनी हो जाएगी? c 2h हाइट पर है तो 2 mgh, है ना। लेकिन आप सोचो कि आप b के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, b के, तो बी जो अपना सरफेस है, अपना सरफेस जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है, वो उसको रेफरेंस मानेगा। तो उसको रेफरेंस मानेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखेगा? 0। और जब वो सी को देखेगा तो एच हाइट ऊपर दिखेगा, तो उसके लिए बी के लिए सी की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? mgh। और जबकि बी के लिए ए की पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस पॉइंट से जब आप नीचे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिखी जाती है, ये आपने पढ़ा 11th में। तो बी के लिए ए की पोटेंशियल एनर्जी -mgh है। वैसे आप सी के नजरिए से देखो, सी के नजरिए से, तो सी तो अपने सरफेस को क्या मानेगा बच्चों? रेफरेंस लेवल। तो वो अपनी सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेगा? 0। जबकि बी उससे h हाइट नीचे है तो सी के लिए बी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -mgh है, और सी के लिए ए 2h हाइट नीचे है तो सी के लिए ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2mgh हो गई। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत क्लियरली समझ में आएगा आपको कि अगर हम रेफरेंस बदल दें तो किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। देखो, एक ही पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कभी mgh थी, कभी 0 थी, कभी -mgh है। तो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है अगर आप रेफरेंस लेवल चेंज कर दो, है ना। लेकिन एक बात फिक्स है, वो क्या है कि आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो। आप यहां से देखो, आप ए के रेस्पेक्ट में देखो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? mgh। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 0 माइनस माइनस mgh, तो प्लस mgh आ जाएगा। इसके रेफरेंस से देखो सी के, तो माइनस mgh माइनस माइनस 2 mgh, तो माइनस mgh प्लस 2 mgh, तो फिर से आंसर आ जाएगा mgh। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो वो हमेशा 2 mgh आएगा। वैसे ही आप सी से, मतलब सी जहां पे खड़ा है और ए जहां पे खड़ा है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखो, 2 mgh माइनस 0 2 mgh आएगा, mgh माइनस माइनस mgh 2 mgh आएगा, 0 माइनस माइनस 2 mgh 2 mgh आएगा। तो ये जो डिफरेंस है वो हमेशा 2 mgh आने वाला है। और वैसे ही आप सी और बी के बीच का डिफरेंस देखो, तो किसी भी केस के लिए देखो, ये हमेशा mgh आने वाला है। यानी कि आपको एक बात समझनी है कि अगर आप रेफरेंस लेवल बदलते हो तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है, लेकिन किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कभी नहीं बदलती। ये बात आप याद रखना। इसलिए हम किसको डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हैं, हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को। क्योंकि डिफरेंस जो है वो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। वो कहीं से भी आप देखो रेफरेंस लेवल से, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे तो वो चेंज हो जाती है, तो फिर वो रेफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि कहां माना हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी। तो जो मैंने चीजें अभी बोली है, मैं उन सारे पॉइंट्स को यहां पे लिख देता हूं, आप लोग वन बाई वन करके लिख लीजिए बच्चों, है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है जो हमने सीखा कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ using the concept of using the concept of potential energy difference, potential energy difference makes the problem
easier, makes the problem easier to solve। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है, डिफरेंस का कंसेप्ट है, ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इजियर बना देता है। ठीक, फिर इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है, वी डिफाइन potential energy of a system, we define potential energy of a system when we take a reference point, when we take a reference point and assume potential energy at that point, to 0। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेफरेंस मानना पड़ता है, रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है, और उस रेफरेंस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं आसानी के लिए, है ना। मान तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन 0 मानने से फॉर्मूला जो है वो आसान हो जाता है, इसलिए 0 माना जाता है। फिर आपका थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि potential energy for a particular configuration can be changed at a point, but potential energy difference between 2 points, is always remains same। तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसी एक पॉइंट पर अगर आप रेफरेंस लेवल चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, बट पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है ना। फिर बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, जो आपके, तो देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप याद रखेंगे कि फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस potential energy becomes negative, and for repulsive forces potential energy is positive। तो ये पॉइंट भी आप याद रखोगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है किसी पॉइंट पर, और अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए, रिपल्सिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए नेगेटिव होती है और रिपल्सिव फोर्सेस के लिए पॉजिटिव होती है ना। जैसे आपने देखा होगा 11th क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, तो आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा ही नेगेटिव आती थी, आंसर जो आप लिखते थे रेफरेंस मानकर तो नेगेटिव आता था, है ना। और अगर आपको याद हो तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तभी वो सर्कुलर मोशन करता है। तो वहां पे भी जब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली होगी, जब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एनर्जी ऑफ ग्राउंड लेवल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती थी क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। अब जैसे हम सेम दो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे ना, तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो आप देखोगे कि उसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद ध्यान से देखें तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, काफी काम आता है कई बार न्यूमेरिकल्स में। एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप सभी जानते हो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना,
एट स्टेबल इक्विलिब्रियम या एट पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो बच्चों ये याद रखना, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों वो मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, है ना। तो ये बात भी याद रखना। तो आपका कभी भी कोई सिस्टम कब स्टेबल होगा, वो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ तभी आएगा जब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तभी वो स्टेबल हो सकता है, नहीं तो वो स्टेबल नहीं होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, है ना। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सब आपने 11th में पढ़े हुए थे, बस मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी है ना, ताकि अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पढ़ सके, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स जो 11th क्लास में रिवाइज होने चाहिए थे वो हमने रिवीजन कर लिए है ना। और मैंने आपको बता भी दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रेफरेंस लेवल कैसे मानते हैं, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कंजर्वेटिव फोर्स में कभी भी चेंज नहीं होता है, जबकि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है अगर आप रेफरेंस लेवल बदलेंगे, है ना। वो सारे पॉइंट्स हमने लिख भी लिए। अब एक दो बातें और हैं जो 11th क्लास में सीखी थी आपने, वहां यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं और उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर यही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन भी यहीं से आएगा, है ना। तो देखो, जो आपका पहली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने 11th क्लास में सीखी थी, उसमें क्या होता था, अभी देखो जैसे हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था बच्चों, है ना। हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। हम ऐसे लिखते हैं इसको, लेकिन क्या होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क डन जो आया, अगर ये नहीं दिया है और आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है और आपको इस रिलेशन से फोर्स निकालना है कि फोर्स की क्या वैल्यू है, तो फिर वो रिलेशन काम आता है जो अब हम डिराइव कर रहे हैं ना। तो आप ऐसा सोचो कि आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, या पहले हम क्या कर लेते हैं कि अगर आपको फोर्स दिया है, वर्क डन डायरेक्ट नहीं दिया है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो आपको फोर्स दिया गया है उससे कैसे कैलकुलेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगर वर्क डन नहीं दिए गए डायरेक्ट, तो फोर्स से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। बाई कंजर्वेटिव लिखना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखो। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू सी कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन आप क्या लिख सकते हो, अगर बच्चों फोर्स वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर ले लेंगे, तो माइनस इंटीग्रल एफ डी एक्स। तो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी एक्स, है ना। वर्क डन तो ऐसे ही निकालते हैं हम, उसमें तो कोई रिलेशन, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मान लीजिए आपका अगर फोर्स 3 डायमेंशनल है, अगर मान लीजिए फोर्स इस तरीके से कि आपको ये दिया है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स आई कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ फोर्स जे कैप प्लस z कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कैप, है ना। अगर आपका 3 डायमेंशनल फोर्स है तो उसके लिए फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे dx आपको तब यूज करना है जब 1 डायमेंशनल फोर्स हो, लेकिन 3 डायमेंशनल फोर्स है तो हम इसको dr वेक्टर लिखेंगे। अब dr वेक्टर क्या होता है, तो आपने 11th में सीखा होगा कि जो dr वेक्टर है उसको ऐसे लिखा जाता है dx वेक्टर dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ फोर्स की अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो इसको लिखेंगे हम एफ एक्स आई कैप प्लस एफ एक्स एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डॉट प्रोडक्ट आपका डी आर वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड
k कैप, है ना। अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट कर लो, डॉट प्रोडक्ट करना तो आपका आता ही है, तो एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ वाई डी वाई हो जाएगा, एफ जेड डी जेड हो जाएगा, और फिर उसको एक्स की, वाई की और जेड की अलग अलग लिमिट्स के लिए आप इंटीग्रेट कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जैसे ये तो मैंने आपको थ्योरी में बताया, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे इस तरीके के सवाल आ गए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको बोले गए 3,6 हैं, और ए पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताया गया कि 2,4 है ना। और बच्चों आपको ए से बी जाना है, ए से बी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, वो आपका ये है कंजर्वेटिव फोर्स, एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है कि इस रीजन में जो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर आपका आई कैप है प्लस वाई जे कैप है। इस तरीके से आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है कंजर्वेटिव, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो डेल्टा यू आपको बताना है। तो हमें फोर्स गिवन है, डेल्टा यू निकालना बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो देखो अब इस रिलेशन का हम यूज कर लेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो पता है भाई कि डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ एफ वेक्टर। तो बच्चों एफ वेक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ डी आर। अब देखो बच्चों आई और जे है, जेड नहीं है, मतलब 2 डायमेंशनल फोर्स है ये, तो हम डी आर वेक्टर को सिर्फ डी एक्स और डी वाई लेंगे, डी जेड लेने की जरूरत है नहीं। तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, अगर आप लोगे भी तो यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है तो जीरो ही आएगा, है ना, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब डॉट प्रोडक्ट करना तो आपको आता है भाई, यहाँ पे इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आई आई वाले का, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, और जे जे वालों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वाई डी वाई बचेगा। अब इसको इंटीग्रेशन को आपका क्या करना है, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लगा लो और इंटीग्रेशन वाई वाले में भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब x की लिमिट क्या है बच्चों, a पॉइंट से b पॉइंट तक गए आप, है ना, तो x की जो लिमिट है, तो 2 से आप कहां जा रहे हो बच्चों, 3 तक, 2 से 3। और आपका जो y है, तो y a से b जाने में y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, 4 to 6, तो y की लिमिट हो गई 4 to 6। तो आपने ऐसे लिमिट पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना मिल जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, बाहर माइनस साइन है ही, और इसका आप लिमिट लगा दोगे 2 to 3, फिर प्लस वाई डी वाई, तो वाई स्क्वायर बाई 2, 4 to 6 लिमिट लगा दो, है ना। फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बाकी चीजें। तो देखो यहाँ से आपका डेल्टा यू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3 डालोगे तो 3 का ये माइनस साइन तो बाहर चल ही रहा है, तो जो आपका 3 है बच्चों, 3 का क्यूब, तो वो हो जाएगा 27/3 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना है भाई आपका 2, तो 2 का क्यूब 8/3, है ना। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बीच में प्लस साइन, 6 का स्क्वायर 36/2 और माइनस 4 का स्क्वायर 16/2, ये हमने y वाला लिमिट सॉल्व कर लिया। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 18, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 8, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 27 माइनस 8 कितना हो जाता है बच्चों, 19, है ना। 27 माइनस 8 हो जाएगा 19/3, और ये हो जाएगा प्लस 18 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 19 49/3 विथ नेगेटिव साइन, तो डेल्टा यू की वैल्यू आई, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू आई -49/3 जूल। ये हमारा आंसर है। तो देखो कितनी आसानी से हमने ये आंसर निकाल दिया। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, हमने ये सीख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कैलकुलेशन अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया है तो हम कैसे करना है। इसका रिवर्स भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, ये भी आपने 11th में रिलेशन पढ़ा हुआ है।
आपसे ये हो सकता है कि फोर्स पूछे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ आपसे फोर्स पूछे बाई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो आपको उससे फोर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमने देखा कि भाई आपने यहाँ पे मेन रिलेशन क्या लिखा था, इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, जो आरएचएस में उसको एलएचएस में लिख लेते हैं और एलएचएस वाले को आरएचएस में लिख लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, या फिर अगर वन डायमेंशनल फोर्स है तो डी एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। और बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रल एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू। अच्छा, डेल्टा यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रल डी यू। इंटीग्रल डी यू ही तो डेल्टा यू बनेगा इनिशियल से फाइनल, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो ये यू आएगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो वही तो आपका डेल्टा यू है। तो उसको इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं हम, इंटीग्रेशन का साइन अगर हम हटा दें तो इसको ऐसे लिखा, दोनों साइड से अगर हम रिमूव कर दें तो एफ डी एक्स डिफरेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी यू। तो फोर्स क्या हुआ बच्चों, माइनस डी यू बाई डी एक्स। और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये आई कैप, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, तो डी यू बाई डी एक्स। तो अगर आपको यू दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो बाई डी यू बाई डी एक्स, अगर आपका वन डायमेंशनल फोर्स है ना। और अगर थ्री डायमेंशनल फोर्स है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ वेक्टर का रिलेशन ऐसे निकालना पड़ेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस साइन डेल यू बाई डेल एक्स, है ना। ये डेल यू क्या है, ये आप जानते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन, प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप, है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इसको नोट करो, फिर हम इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अगर थ्री डायमेंशनल फोर्स है तो ये यूज कर लेना, वन डायमेंशनल फोर्स है तो ये यूज कर लेना, और इसको आप नोट करो। उसके बाद फिर मैं आपको इसका भी एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जल्दी से। तो बच्चों जो अभी हमने रिलेशन देखा है ना, कि फोर्स का कैलकुलेशन बाई पोटेंशियल एनर्जी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने में करना कैसे वो समझ में आ जाए। तो देखो, उसके लिए अगर हम एक क्वेश्चन लें तो मैं आपको बोलता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, वो 2x² वाई जेड ऐसा दिया हुआ है, 2x² वाई जेड जूल, ये आपको दिया है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपको बताना है कि भाई कि उस पॉइंट पर या उस रीजन में आपका फोर्स क्या होगा। तो आपको फोर्स निकालना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फोर्स की वैल्यू चाहिए, दैट इज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए, तो चलिए हम निकालते हैं जल्दी से। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो अभी हमने देखा था कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों, वो है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। और आपको पता है ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या मतलब होता है बच्चों, कि आपका जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जब आप x से कर रहे हो तो बाकी वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट मान लो, जब y से कर रहे हो तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लो, और z से कर रहे हो तो सिर्फ z को वेरिएबल मानो, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, जल्दी से कर लेते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो इसमें x के साथ तो y z कांस्टेंट हो जाएगा, तो x² का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया। और x² का जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन, वो हो जाएगा 2x, तो 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 4 x बचेगा यहाँ पर, और y z एज इट इज लिखे जाएंगे, है ना। फिर वैसे ही आप आई कैप लिख लो, और यहाँ पे प्लस u का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो y का डिफरेंशिएशन तो बच्चों 1 होगा, तो यहाँ पे 2x² z, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कौन सा, j कैप, प्लस u का डिफरेंशिएशन पार्शियल z के साथ, तो z का डिफरेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2 स्क्वायर
2x स्क्वायर y और ये k कैप। तो देखो बच्चों, ये आपका फोर्स वेक्टर आ गया। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चाहिए तो वो कोऑर्डिनेट्स आप डाल दो इसमें 1, 2, 3। तो अगर आप रखेंगे यहाँ पर तो फोर्स वेक्टर आपको उस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप रखें तो x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आई कैप प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z की वैल्यू 3 है j कैप प्लस 2 एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 2 है और दिस इज k कैप। तो आपका जो आंसर आया इस प्रॉब्लम का वो आ जाएगा कितना बच्चों, 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 24 आई कैप प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6 जे कैप प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 के कैप। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको क्लियर है और कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा।